हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होता है, हाफ ईयरली मिड टर्म जो भी आप उसे कहें, तो जो आपका हाफ ईयरली का एग्जाम है उसका सैम्पल पेपर जो है वो हम सॉल्व करेंगे। नाउ आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इसी फॉर्मेट पे होगा। ओके, ये क्वेश्चन पेपर नहीं है जो एग्जैक्टली आने वाला है, बट ये फॉर्मेट सेम होगा और ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। तो आज के वीडियो में हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। ये जो क्वेश्चन पेपर हमारा है ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है फॉर क्लास 9 सैम्पल पेपर। ओके, जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का होगा और हमें टाइम मिलेगा 3 घंटे। पहला सेक्शन है हमारा लैंग्वेज स्टडी। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको बोला गया है डू एनी 4। तो 5 में से 4 करने हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। 4 मार्क्स के हैं, राइट। तो हर क्वेश्चन का 1 मार्क हो गया, तो आपको ये 5 में से 4 ही करने होंगे। पहला क्वेश्चन है, आपको बोला गया है ये जो फ्रेज है फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, इसे अपने सेंटेंस में यूज करना है। तो फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस का मतलब होता है कोई चीज बहुत दूरी से आपको दिख जाए, अच्छी खासी दूरी से। तो मैंने कैसे यूज किया है, द लाइट हाउस वॉज विजिबल फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस गाइडिंग शिप सेफली टू द शोर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि ये जो सेंटेंस है इसमें एरर ढूंढ के इसे ठीक करके दोबारा लिखना है। तो सेंटेंस क्या है, सो मेनी पीपल वुड हैज डिसाइडेड द अदर वे। ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हैज नहीं हैव आएगा। जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो हैव होगा। सो मेनी पीपल वुड हैव डिसाइडेड द अदर वे। नेक्स्ट आपको बोला गया है ये जो वर्ड है बिलोंगिंग्स, इसमें से 4 शब्द ढूंढ के लिखने हैं। तो कौन से 4 इसमें से बन सकते हैं, लॉन्ग, बिलोंग, सिंग, साइन। नंबर 4 है, आपको ये वर्ड चेन कंप्लीट करनी है एनिमल्स की। ना वर्ड चेन में क्या होता है, जिस अल्फाबेट पे वो एंड होता है उसी से दूसरा वर्ड स्टार्ट होना चाहिए। तो डक के बाद आ जाएगा कैंगैरू, फिर ओ से हो जाएगा और फिश, क्योंकि हमें एच पे एंड करना है, राइट। नेक्स्ट हमारा एच से स्टार्ट हो रहा है तो ये जो वर्ड है ये एच पे एंड होना चाहिए। तो फिश होती है एक, उसे और फिश कहते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ये एच से हो जाएगा हॉर्स एंड ई से एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है ये जो वर्ड्स हैं इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें पता है, राइट। ए बी सी डी ये जो ऑर्डर होता है इसमें हमें वर्ड्स को अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स हैं वो सब सी से दिए हुए हैं, राइट। तो हम सेकेंड लेटर पे जाएंगे। सेकेंड लेटर भी जो है इन सारों का एच है, सिर्फ एक का ओ है। तो सेकेंड लेटर एच जो है उसके बाद अब हम थर्ड पे जाते हैं। तो थर्ड यहाँ पे जो है ए यहाँ पे आया है, राइट। तो एबीसीडी में ए सबसे पहले आता है, इसलिए चेन जो है वो फर्स्ट वर्ड हो जाएगा। उसके बाद चेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे चेन फर्स्ट क्यों हुआ, क्योंकि सी एच ए के बाद आई आ रहा है और यहाँ पे एस। नाउ आई जो है वो एस से पहले आता है अल्फाबेट्स में, राइट। तो इसलिए चेन पहले आया, चेस्ट बाद में आया। उसके बाद आ जाएगा चीक्स, क्योंकि ई जो है वो ए के बाद आ रहा है। तो हम थर्ड अल्फाबेट देख रहे हैं यहाँ पे। तो ए के बाद ई आ रहा है तो चीक्स हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, चॉप्स, ओ आ रहा है। एंड उसके बाद हो जाएगा क्रिसमस एंड देन द लास्ट वर्ड वुड बी कवेटेड। नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको कोई भी 2 करने हैं एंड हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बोला गया है ये जो होमोग्राफ है आयन, इसको 2 अलग अलग सेंटेंस में यूज करके डिफरेंस दिखाना है। तो एक तो आयन का मतलब होता है मेटल, राइट, जो आयन मेटल की हम बात करते हैं। The blacksmith heated the iron until it was red hot and ready to be shaped in a horseshoe. एंड दूसरा आयन क्या होता है, वो आयन जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं। तो उसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं, आई नीड टू आयन माई शर्ट बिफोर द मीटिंग टू रिमूव द रिंकल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एट 7 o'clock द कॉफी वॉज मेड। इस सेंटेंस को हमें दोबारा से लिखना है, शी से जो है हमें स्टार्ट करते हुए। तो ये जो सेंटेंस है इसको आपको दोबारा लिखना है, बट इसकी बिगनिंग शी से होनी चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, शी मेड the coffee at 7 o'clock. She made the coffee at 7 o'clock. Next sentence, next question है हमारा, you say your hair is gone, he said with an air almost of idiocy. तो ये यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच में है, राइट। हमें इसे रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे,
He asked with an air almost of idiocy if she said her hair was gone. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, तो हम यहाँ पे he said की जगह he asked कर सकते हैं. He asked with an air almost of idiocy if she said her hair was gone. नेक्स्ट अगेन आपको जो है दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है और वो 2 मार्क्स का होगा. तो पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको बोला गया है ये जो वर्ड है पार्क, इसे वर्ब एंड नाउन की तरह 2 अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज करके दिखाना है. तो पहला वर्ब में हम इसे कैसे यूज करेंगे? वी डिसाइडेड टू पार्क द कार नियर द एंट्रेंस ऑफ द म्यूजियम. तो हम कार को पार्क कर रहे हैं, राइट, कार को पार्किंग में लगा रहे हैं, तो ये एक एक्शन हो गया. तो यहाँ पे पार्क जो है वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है. नाउन की तरह यूज करेंगे तो हम वो पार्क जो गार्डन होता है उसकी बात करेंगे. हम कहेंगे द चिल्ड्रन स्पेंड द आफ्टरनून प्लेइंग इन द पार्क. यहाँ पे हम वो गार्डन की बात कर रहे हैं कि बच्चे जो है दोपहर में पार्क में खेले. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द गिवन 2 वर्ड्स इन अ सिंगल सेंटेंस ऑफ योर ओन. ये जो वर्ड्स हैं इन्हें अपने सेंटेंस में यूज करना है. एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स को यूज करना है. इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा और ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत. तो हम क्या कह सकते हैं? द गार्डन्स इमेंस वेराइटी ऑफ फ्लावर्स क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ कलर्स एंड सेंस. नेक्स्ट जो आपका सेक्शन 2 है उसमें आपको टेक्सचुअल पैसेज दिया जाएगा, यानी आपकी बुक में से किसी भी चैप्टर में से एक पैसेज दिया जाएगा. नाउ ये जो पैसेज है ये हमारे चैप्टर में से है. कौन सा चैप्टर है ये हमारा? द ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स. तो ये जो चैप्टर है उसके स्टार्टिंग का हमें ये पैसेज दिया हुआ है. इसके ऊपर बेस्ड जो है हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है, द वॉलंटियर्स वर सर्वेइंग द व्हाइट बेलीड सी ईगल्स इन द समर दैट ईयर. Turtles nest along the entire coastline of our state. The stolen turtle eggs are either eaten or are sold in the market. The volunteers had never come across turtle eggs in their walks in all the years. ये जो सारे हैं सेंटेंसेस ये आपको पैसेज में दिख जाएंगे, आप वहां से फिल कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अनयूजुअल occurrence डिड द वॉलंटियर्स नोटिस. क्या देखा था उन्होंने अजीब सा? उन्होंने देखा था shallow pits with white eggshells nearby which turned out to be turtle eggs. This was unusual because they had never come across turtle eggs during their previous walks along the beaches of Konkan. नेक्स्ट हमें मैच करना है एडजेक्टिव्स को. तो शैलो क्या होगा? पिट्स, राइट, शैलो पिट्स की बात हो रही है. अनयूजुअल क्या था? ऑकरेंस थी, अनयूजुअल ऑकरेंस. रूथलेस क्या थी? प्रैक्टिस थी, जो वो लोग करते थे वो बहुत ही निर्दयी प्रैक्टिस थी. सिल्वर क्या था? ब्रिक्स थे, जो वहां के ब्रिक्स थे वो सिल्वर के थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज द आंसर. तो आपको जो है ये जो आंसर है इसके लिए क्वेश्चन बनाना है. तो यहाँ पे आंसर क्या है? दे हैड टू वॉच ओवर द प्रोटेक्टेड नेस्ट टू प्रिवेंट थेफ्ट्स. उन्हें जो है वो जो प्रोटेक्टेड नेस्ट थे उनको अच्छे से देखना था, उनका ध्यान रखना था ताकि चोरी ना हो. तो हम क्वेश्चन क्या बना सकते हैं कि उन्हें वो प्रोटेक्टेड नेस्ट का ध्यान क्यों रखना था. सो द क्वेश्चन वुड बी, व्हाई डिड दे हैव टू वॉच ओवर द प्रोटेक्टेड नेस्ट. सो आंसर क्या हो जाएगा? दे हैड टू वॉच ओवर द प्रोटेक्टेड नेस्ट टू प्रिवेंट थेफ्ट्स. इसलिए ध्यान रखना था ताकि चोरी ना हो. We had never come across turtle eggs in our walks. ये किस टाइप का सेंटेंस हुआ? ये है नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम जो है एक नेगेशन जो है, एक नेगेटिव इमोशन जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं नेवर वर्ड के यूज से. नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू सीन एनी टर्टल्स, इफ सो वेयर, इफ नॉट वुड यू लाइक टू सी. तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हो. अगर आपने कभी टर्टल्स देखे हो तो आप बता सकते हो आपने कहाँ देखे हैं, और नहीं देखे हैं तो क्या आप उन्हें देखना चाहोगे. तो मैंने यहाँ पे आंसर दिया है, आई हैवंट हैड द चांस टू सी टर्टल्स इन पर्सन but I would definitely love to. Watching turtles in their natural habitat, whether they are nesting on a beach or swimming in the ocean, sounds like a remarkable experience. It's fascinating to think about their long journeys and the vital role they play in marine ecosystems. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको पैसेज दिया है आपके चैप्टर द नेकलेस से. तो जो वो नेकलेस वाला चैप्टर था उससे आपको ये पैसेज दिया है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं.
सो क्वेश्चन है ये किसने कहा और किससे कहा, तो व्हाट हाउ दैट्स इम्पॉसिबल, ये किसने कहा था, मेटिल्डा के हस्बैंड ने मेटिल्डा से। व्हाट्स द मैटर, ये भी मेटिल्डा के हस्बैंड ने मेटिल्डा से कहा था। Why did Matilda not notice the loss of her necklace earlier? Matilda didn't notice the loss of her necklace earlier because she was caught up in the excitement and enjoyment of the evening at the party. She was having a great time socializing and dancing, and it wasn't until she reached home that she realized the necklace was missing. नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट 4 एडवर्ब्स एंडिंग इन ly फ्रॉम द पैसेज, तो हमें 4 एडवर्ब्स ढूंढ के लिखने हैं पैसेज में से जो ly में एंड होते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हमें वर्ब के बारे में बताएं, एक्शन के बारे में हमें बताया जाए कि सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो हो गया एडवर्ब। तो वाइल्डली, फाइनली, सैडली एंड सडनली, ये जो है 4 एडवर्ब हैं हमारे पैसेज में से। राइट द एडवर्ब फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रिटी का क्या हो जाएगा एडवर्ब, प्रिटीली। एलिगेंट का हो जाएगा एलिगेंटली। ग्रेशियस का हो जाएगा ग्रेशियसली एंड इम्पॉसिबल का हो जाएगा इम्पॉसिबली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको सेंटेंस दिया गया है जिसमें से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढ के लिखना है। नाउ सेंटेंस है शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक, उसने अपने दोस्त को गले लगा लिया। तो किसने गले लगाया, उसने लगाया, राइट। तो सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है वो हो जाता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है शी और एक्शन क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। तो क्या है वो एक्शन, थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट की उसने अपने दोस्त को गले लगाया। तो दोस्त को गले लगाना प्रेडिकेट है और उसने लगाया तो वो जो है सब्जेक्ट हो गई। राइट व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग एक्शन ऑफ मेटिल्डा। Matilda lost the necklace. Matilda lost the necklace, which caused her significant problems and led to years of hard work to replace it. This shows how one mistake can have long-lasting consequences. सेक्शन 3 है हमारा पोएट्री। यहाँ पे जो हमारी पोएम ऑटम है वो हमें दी गई है एंड हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो सिल्कन क्या है, आप यहाँ पोएम में देखोगे तो उन्होंने मेंशन किया है सिल्कन रोब। सो सिल्कन रोब, मेडन फेयर, टिंकलिंग सॉन्ग, बिविचिंग स्माइल्स, ये सब जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए बिविचिंग स्माइल्स, टिंकलिंग सॉन्ग, सिल्कन रोब, मेडन फेयर, तो ऐसे आपको ये मैच करना है। What is the cooing of birds compared to? The cooing of birds is compared to a bracelet's tinkling song, like a bracelet's tinkling song. Find one example of each of following. तो सिमली का एग्जाम्पल क्या है, like a bracelet's tinkling song. यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है like का यूज करके, इसलिए ये सिमिली है। तो यहाँ पे जो चिड़ियों की चहचहाहट है उसका कंपैरिजन हुआ है ब्रेसलेट की खनखनाहट से, तो वो क्या हो गया, सिमिली हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं like का यूज करके, like जो वर्ड है उसका यूज करके। मेटाफर का एग्जाम्पल है her silken robe is white moonlight, तो यहाँ पे हम जो उसके जो कपड़े हैं उसको डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं चांदनी से, बिना किसी like as इस टाइप के वर्ड्स का यूज किए, तो इसलिए ये हो गया मेटाफर। तो मेटाफर का एग्जाम्पल है ये और सिमिली का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारी जो पोएम इनविक्टस है उसका हमें अप्रिसिएशन लिखना है पैराग्राफ फॉर्मेट में, और उसमें क्या क्या होना चाहिए, टाइटल के लिए आपको हाफ मार्क मिलेगा, पोएट के लिए हाफ मार्क है, राइम स्कीम अगर आप सही बताओगे तो 1 मार्क है, फिगर ऑफ स्पीच के लिए 1 है और सेंट्रल आइडिया या थीम के लिए 2 मार्क्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। तो ये देखिए ये है हमारी पोएम का अप्रिसिएशन, यहाँ पे पोएम का नाम है और ये हो गया पोएट का नाम। राइम स्कीम है हमारी ए बी ए बी, ओके। उसके अलावा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज हुए हैं, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, एलिटरेशन है एंड सेंट्रल थीम जो है वो यहाँ पे इस स्टैंजा में है, ये पैराग्राफ में है। तो ये जो है आपकी पोएम का अप्रिसिएशन है, ऐसे जो है आपको लिखना होगा। तो किसी और भी पोएम का पूछा जाए तो आपको हर पोएम का अप्रिसिएशन जो है अच्छे से याद करके जाना है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है उसमें आपको एक नॉन टेक्सचुअल पैसेज दिया है, यानी ये पैसेज जो है आपकी बुक में से नहीं है, ये आपको एक अनसीन पैसेज दिया है, एक स्टोरी दी है यहाँ पे। तो ये स्टोरी पढ़ के जो है आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं।
तो ये जो है आप एक बार रफली जो है पढ़ सकते हो और उसके बाद जो है आप इसके आंसर्स देना क्वेश्चंस के। ना हमारा पहला क्वेश्चन जो है नॉन टेक्सुअल पैसेज का है, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो होता है जिसमें आप घटनाओं को वो किस ऑर्डर में हुई हैं उस हिसाब से अरेंज करो कि ये घटना पहले हुई, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो आपको जो है उस ऑर्डर में यहाँ पे इनको अरेंज करना है। तो आप अगर वो स्टोरी पढ़ोगे, आपका जो पैसेज आपको दिया है, तो आपको समझ जाएगा। ये है उसका करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले जो है हुआ था राजा को जो है उसके सवालों के जवाब चाहिए थे। फिर उसके बाद हुआ था राजा को जो है वो जो हर्मिट था, वो जो बुद्धिमान इंसान था, उस पे तरस आया था। तीसरा था वहां पे एक घायल इंसान आया था जिसकी राजा ने जो है बहुत देखभाल की थी। और चौथी घटना थी वो जो बुद्धिमान इंसान था, वो हर्मिट जो था, उसने राजा को उसके सवालों का जवाब दिया। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो आपको आंसर्स हैं ये आपको आपके वो जो पैराग्राफ जो आपको दिया गया है पैसेज उसमें मिल जाएंगे। आप वहां पे अगर अच्छे से रीड करोगे तो ये सब वहां पे है। द किंग पिटीड द वीकनेस ऑफ द hermit and stayed on to help. The king attended to the wounded man and bound his wounds. Write whether the statements are true or false. तो पहला स्टेटमेंट है द किंग रिसीव्ड ऑल द आंसर्स फ्रॉम द hermit finally. ये ट्रू है, ऐसा हुआ था। The person the king saved and helped was his enemy. ये भी true है। Add suffix to the following words. इन words में जो है आपको suffix add करना है। suffix क्या होता है? जब आप word के end में कुछ add करके नया word बनाओ। और prefix क्या होता है? जब आप word की starting में कुछ add करो, right? तो forgive का क्या हो जाएगा? forgiveness. peace का peaceful, purpose का purposeful and life का lifelong. नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर गोइंग अवे ही विश टू आस्क फॉर द आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस। तो जाने से पहले जो है वो चाहता था कि वो अपने 3 सवालों के जवाब उसे मिल जाएं। तो ये जो सेंटेंस है इसको आपको दोबारा से लिखना है आफ्टर से। तो बिफोर की बजाय आपको आफ्टर यूज करना है। तो आप कैसे लिखोगे? आफ्टर आस्किंग फॉर द आंसर्स टू हिज 3 क्वेश्चंस ही विश टू गो अवे। उसके जो 3 सवाल थे उनके जवाब जो है वो पूछने के बाद वो वहां से जाना चाहता था। He forgave him and promised to send his physician to attend to him. उसने जो है उसे माफ कर दिया और उसने प्रॉमिस किया कि वो अपने डॉक्टर को भेजेगा उसके इलाज के लिए। तो ये सेंटेंस आपको दोबारा लिखना है, बट उसमें जो है आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो ऐड कर देना है। तो हम कैसे करेंगे? He not only forgave him but also promised to send his physician to attend to him. उसने सिर्फ उसे माफ ही नहीं किया पर उसने जो है प्रॉमिस भी किया कि वो अपना डॉक्टर जो है उसके इलाज के लिए भेजेगा। Do you believe the hermit's philosophy that there is a right time, person and place for each one of us in our daily life? तो क्या आप इस चीज को मानते हो? हर्मिट की वो जो फिलॉसफी थी कि हर चीज के लिए एक सही समय होता है, सही इंसान होता है और सही जगह होती है। The idea that there is a right time, person, and place for each of us suggests that our lives are influenced by timing, the people we meet, and the environments we find ourselves in. This perspective can be quite comforting as it implies that things happen for a reason and that there is a certain order to the events in our lives. So, yes, I do believe in Hermit's philosophy. नेक्स्ट आपको बोला गया है कि आपका जो पैसेज है, नॉन टेक्सुअल पैसेज जो आपको दिया गया है, उसकी आपको समरी लिखनी है, साथ ही एक सूटेबल टाइटल भी उस पैराग्राफ के लिए लिखना है आपको। तो समरी है, अ किंग इन सर्च ऑफ आंसर्स टू हिज 3 important questions visits a hermit. While walking for the hermit's wisdom, the king helps an injured man who later reveals himself as an enemy who intended to kill the king. The king's act of kindness changes the man's heart. The hermit then explains that the king has found his answers through his actions. The most important time is now. The most important person is the one you are with, and the most important thing to do is to do good for that person. टाइटल क्या देंगे हम इस पैसेज को? द किंग्स एनलाइटनमेंट थ्रू सर्विस। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन राइटिंग स्किल्स। तो यहाँ पे हमें लेटर राइटिंग के लिए बोला गया है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं या फिर इनफॉर्मल लेटर। जो भी हम लिखेंगे उसके हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। टॉपिक क्या है? ब्लड डोनेशन कैंप। तो आपको इमेजिन करना है आप रोहित या रोहिणी शर्मा हो और ये आपका एड्रेस है। फिर आपको एक लेटर लिखना है
फॉर्मल लेटर होगा सेक्रेटरी को कि आप अपना नाम जो है रक्तदान कैंप में जो है एनरोल करना चाहते हो, या फिर एक इनफॉर्मल लेटर आप लिख सकते हो अपने फ्रेंड मनीषा को ये बताते हुए कि हमें रक्तदान करना चाहिए और उसकी जो है क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप दोनों में से कोई भी एक लेटर लिख सकते हो। मैंने जो है यहाँ पे दोनों का फॉर्मेट दिया है, आप उसे देख लो अच्छे से। तो ये है हमारा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस हमारा, ये हमारा एड्रेस है राइट, जो लेटर लिख रहा है उसका। फिर डेट आएगी और ये एड्रेस हो गया सेक्रेटरी का। सब्जेक्ट आ गया डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग इन द ब्लड डोनेशन कैंप organized by the Lions Club on 5th March. I have always believed in the noble cause of blood donation and understand the critical need for blood in saving lives. I would like to contribute to this cause by donating blood at the camp. Please let me know if there are any specific requirements or procedures I need to follow. I am available at any time during the camp hours from 10 a.m. to 6 p.m. Thank you for organizing such a meaningful event. I look forward to your response. Yours sincerely, रोहित शर्मा। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, ये है फॉर्मेट। यहाँ पे आपका एड्रेस और नाम होगा, उसके बाद डेट होगी, यहाँ पे जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका नाम और एड्रेस होगा, सब्जेक्ट डियर सर मैडम, योर सिंसियरली एंड आपका नाम। ऐसे आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। ये है हमारा इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पे जो है हमारा एड्रेस आया है, फिर डेट है और फिर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं डियर मनीष, उसका नाम आ गया। I hope this letter finds you in good health and spirits. I'm writing to tell you about a blood donation camp organized by the Lions Club on 5th March at FC Road, Pune. The camp will be held from 10 a.m. to 6 p.m. Blood donation is a noble cause that can save many lives. It is a simple act that can bring a smile to many faces and provide a lifeline to those in need. I have decided to participate and would like to encourage you to join me in this effort. Your generous donation can make a significant difference. I hope you will consider this and join me at the camp. Let's contribute to this worthy cause together. टेक केयर एंड सी यू सून, बेस्ट रिगार्ड्स। और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। तो ये है फॉर्मेट हमारा इनफॉर्मल लेटर का। आप दोनों में से कोई भी लेटर लिख सकते हो और दोनों के ही 5 मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, वर्बल टू नॉन वर्बल। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है वहां पे उन्होंने एक नोटिस लगाया कि स्कूल में जो है कुछ बच्चे जो है कुछ इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, कुछ वो गलत बिहेवियर कर रहे हैं। तो उस नोटिस को पढ़ के जो है आपको एक डूज और डोंट्स की लिस्ट बनानी है बच्चों के लिए कि ये बिहेवियर जो है ये एक्सेप्टेड है और ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो डूज में वो चीजें आएंगी जो आप कर सकते हो और डोंट्स में वो चीजें आएंगी जो कि आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, देखिए बोला गया है कि आपको डूज में आ जाएगा कीप द प्लेस क्लीन, डू नॉट स्पिट और स्क्रैच ऑन द वॉल्स, तो ये डोंट्स में आ गया, ये डूज में आ गया। तो ऐसे आपको जो है डूज और डोंट्स की लिस्ट बनानी है। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे बनाई है। तो डूज में है हमारा कीप द प्लेस क्लीन, मूव अबाउट इन एन ऑर्डरली मैनर इन कॉरिडोर्स, मेक वे फॉर टीचर्स, कम्युनिकेट ओनली इन इंग्लिश विद इन स्कूल प्रेमिसेस, ऑलवेज मेंटेन पंक्चुअलिटी। डोंट्स में आएगा कौन सी चीजें नहीं करनी है, उसमें होगा डू नॉट स्पिट और स्क्रैच ऑन वॉल्स, डू नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द फ्लावर बेड्स ऑन कैंपस, डू नॉट ड्रॉ ऑन वॉल्स और नोटिस बोर्ड्स, अवॉइड यूजिंग बैड लैंग्वेज। नेक्स्ट जो है आपको बोला गया है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है सिटी लाइफ और विलेज लाइफ के बारे में। और टॉपिक्स हैं ये कि सराउंडिंग कैसी होती है सिटी लाइफ में, तो फैक्ट्रीज होती हैं, गाड़ियां होती हैं, गांव में जो है सब साफ सुथरा होता है, खुली जो है फील्ड्स होती हैं, खुले मैदान होते हैं। घर कैसे होते हैं, सिटी में जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, बंगलोज होते हैं, और गांव में जो है छोटे छोटे घर होते हैं। ट्रैफिक शहर में ज्यादा होता है, गांव में ज्यादा नहीं होता है। हवा कैसी है, शहर में जो है पोल्यूशन होगा और विलेज में जो है साफ होगी हवा, हेल्दी होगी। लोग कैसे हैं, शहर में एजुकेटेड होंगे, गांव में जो है थोड़े बहुत अनएजुकेटेड भी होंगे। प्रोफेशन, शहर में तो सब लोग जॉब भी करते हैं और गांव में क्या सब लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पे आपको 2 पैराग्राफ्स बनाने हैं, एक सिटी लाइफ के ऊपर और एक विलेज लाइफ के ऊपर।
तो ये है हमारा पैराग्राफ विलेज लाइफ के ऊपर। विलेज लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स क्लीन सराउंडिंग्स एंड ओपन फील्ड्स which provide a natural and serene environment. The air in villages is fresh and healthy, contributing to a better quality of life. Traffic is minimal, making it a peaceful place to live. The people in villages are generally less educated, with a few exceptions, but they often have a strong sense of community and traditional values. The profession of villagers typically revolves around agriculture and other primary sector activities, which are closely connected to nature. सिटी लाइफ के बारे में हमारा पैराग्राफ होगा। इन कॉन्ट्रास्ट सिटी लाइफ इज मार्क्ड बाय इट्स बस्लिंग सराउंडिंग्स फिल्ड विद फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. The houses are tall buildings and bungalows, reflecting a more modern and urban lifestyle. Traffic is thick, leading to congestion and pollution, which affects the air quality negatively. People in cities are generally more educated, with a few illiterate individuals. The professional landscape in cities is diverse, encompassing various sectors such as business, technology, and services. Despite the challenges, city life offers more opportunities for education, employment, and cultural activities. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें अगेन हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो पहला तो है कि हमें एक स्पीच तैयार करना है जो हम अपने स्कूल की असेंबली में देंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग के ऊपर। और दूसरा हमारा ऑप्शन है कि हम जो है ये जो टॉपिक है इंटरनेट विल सून रिप्लेस बुक्स, इसके ऊपर जो है इसके काउंटर व्यू में जो है हम पॉइंट्स लिखें ना। काउंटर व्यू क्या होता है? जब मैं इसके अगेंस्ट लिख रही हूँ कि मैं कह दूं इंटरनेट जो है वो जल्द ही किताबों को रिप्लेस नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये टॉपिक है कि इंटरनेट जो है जल्द ही किताबों को रिप्लेस कर देगा, बट मैं इसका काउंटर व्यू दे रही हूँ यानी इसका ऑपोजिट। तो मैं ये कहूंगी कि इंटरनेट जो है वो जल्दी किताबों को रिप्लेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है इन दोनों में से आपको किसी भी एक चीज के ऊपर लिखना है। तो मैं जो हूँ आपको दोनों दे रही हूँ लिख के, आप दोनों में से जो चाहे वो कर सकते हो। तो ये है मेरा स्पीच जो कि मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग के ऊपर तैयार किया है, इसे आप जो है अच्छे से रीड कर लो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था इंटरनेट विल सून रिप्लेस बुक्स, उसके काउंटर व्यू में जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे इस पेज पे लिखे हुए हैं, आप इसे अच्छे से रीड करो। काउंटर व्यू का मतलब होता है आप किसी टॉपिक के अगेंस्ट में कह रहे हो। तो यानी अगर वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेट विल सून रिप्लेस बुक्स, तो काउंटर व्यू का मतलब होगा कि मैं कहूंगी इंटरनेट विल नॉट सून रिप्लेस बुक्स। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है क्रिएटिव राइटिंग का। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें अगेन हमें दो क्वेश्चन की चॉइसेस दी है, दोनों में से कोई भी एक टॉपिक पे हमें लिखना है। तो पहला है हमारा एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इसके ऊपर हमें 100 वर्ड्स लिखने हैं। या फिर हमें एक न्यूज रिपोर्ट तैयार करनी है कि हमारा क्लास जो है वो किसी हिस्टोरिकल प्लेस को देखने गया था, उसके ऊपर हमें एक रिपोर्ट लिखनी है हमारी स्कूल मैगजीन के लिए। तो दोनों में से कोई भी एक टॉपिक पे जो है आपको लिखना है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये है मेरे 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ऑफ एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इसे आप अच्छे से रीड कर लो। नाउ नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन था उसमें हमें बोला गया था कि एक स्कूल रिपोर्ट तैयार करनी है कि आप किसी हिस्टोरिकल जगह पे गए थे, उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट बनानी है अपनी स्कूल की मैगजीन के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट बनाई है अबाउट आवर विजिट टू द गेटवे ऑफ इंडिया, अ डे टू रिमेम्बर। ये रिपोर्ट जो है आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आ जाएगा आपका नाम बाय whoever is writing the report, क्लास आ जाएगी आपकी क्लास, स्कूल का नाम और फिर आप स्टार्ट करोगे। On this date, our class had the exciting opportunity to visit the iconic Gateway of India, a historical monument located in Mumbai. Accompanied by our enthusiastic teachers, we embarked on this educational trip with high spirits and eager anticipation. तो इस तरह से जो है आप रिपोर्ट बना सकते हो किसी भी जगह के ऊपर, जरूरी नहीं है गेटवे, जो भी आपको जगह पता हो, जिस भी हिस्टोरिकल जगह पे आप कभी गए हो उसके ऊपर आप रिपोर्ट बना सकते हो। नेक्स्ट अगेन जो है हमें दो ऑप्शंस दिए हैं, दोनों में से कोई एक चीज करनी है। तो हमें एक स्टोरी लिखनी है या तो 80 से 100 वर्ड्स के बीच में, और वो स्टोरी जो है एंड ऐसे होनी चाहिए, एंड वी लाफ्ड एट आवर हार्ट्स फुल।
कि हम जो है दिल खोल के हंसे। तो आपकी स्टोरी जो है वो इस पे एंड होनी चाहिए, ऐसी कोई आपको स्टोरी लिखनी है 80 से 100 वर्ड्स के बीच में। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप एक एक्सपीरियंस के बारे में बताओ जो कि स्टार्ट ऐसे हुआ। इट वॉज सैटरडे एंड माई पेरेंट्स वर नॉट एट होम। सैटरडे का दिन था और मेरे माँ बाप जो है वो घर पे नहीं थे। मैं घर पे अकेला था और मैं अच्छे से सो नहीं पा रहा था। ऐसे जो है आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो स्टार्ट करना है। तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो। तो पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें मैंने स्टोरी ये बनाई है। टाइटल होगा द सरप्राइज पार्टी। On a bright Saturday afternoon, my friends and I gathered in secret to plan a surprise birthday party for Sarah. We decorated her house with balloons and streamers, eagerly awaiting her arrival. As the door creaked open, we yelled, "Surprise!" Sarah's eyes widened in disbelief, and then a radiant smile spread across her face. She was overwhelmed with joy as we showered her with gifts and hugs. We danced, played games, and enjoyed a delicious cake. In that moment, surrounded by laughter and love, we cherished our friendship. As the sun set, we felt complete happiness and we laughed at our hearts full. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन था, हमें एक एक्सपीरियंस जो है नरेट करना था जो कि स्टार्ट हो ऐसे। तो मैंने उसे टाइटल दिया है अ नाइट ऑफ शैडोज। इट वाज सैटरडे and my parents were not at home. Being alone, I could not sleep peacefully as the house creaked and groaned in the stillness of the night. Shadows danced on the walls, and every rustle outside made my heart race. I tried reading, but my mind kept drifting to scary stories. Just as I was about to give in to fear, I heard a soft thud from the kitchen. Gathering my courage, I tiptoed down the hall, only to find our cat knocking over a pot. Relief washed over me, and I laughed at my own imagination. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share, and subscribe the channel. Thank you.